तो हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार गुप्ता आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का इस समय क्वेरी है कि फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का स्टॉक आखिर क्यों नहीं चल रहा है और इतना ज्यादा क्यों गिर रहा है। क्या कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? क्या इस शेयर में हम बने रहें या इसे बेचकर निकल जाएं? और जिनके पोर्टफोलियो में अभी तक ये स्टॉक नहीं है उनका भी सवाल है कि क्या हम अभी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी सवाल आपके मन में है, इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाए और हम ये भी समझेंगे कि फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने और ग्रोथ के लिए क्या फ्यूचर प्लान्स पर काम कर रहा है। तो दोस्तों, बस आपको बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की कहानी 1994 में शुरू हुई जब इसे एमबीएस फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड के नाम से स्टार्ट किया गया। बाद में 2019 में मिस्टर देवेश सचदेव ने इसे टेक ओवर किया और कंपनी का नाम बदलकर फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस रखा। कंपनी ने 2010 में अपना काम शुरू किया और तब ये एक एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी थी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती थी। 28 जनवरी 2014 को इसे ऑफिशियली एक एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाया गया जो छोटे लोन्स देती है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का मेन फोकस वीकर वुमेन्स जो गरीब होती हैं और उन कम्युनिटीज पर है जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में रहती हैं। ये लोन ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप मॉडल के थ्रू दिया जाता है जिसमें 5-7 औरतों का एक ग्रुप बनता है और वो सब मिलकर एक दूसरे की लोन्स की जिम्मेदारी लेती हैं। इन लोन्स का यूज ज्यादातर खेती, छोटे दुकानें और माइक्रो बिजनेसेस को स्टार्ट करने या बढ़ाने के लिए होता है। मिस्टर देवेश सचदेव की लीडरशिप में कंपनी ने काफी बड़े इन्वेस्टर को अपने साथ जोड़ा। 2019 और 2020 के दौरान हनी रोज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के थ्रू वारबर्ग पिंकस ने 48.6% स्टेक एक्वायर कर लिया और सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया। इस इन्वेस्टमेंट के बाद बेल्जियन इन्वेस्टमेंट कंपनी एनएमआई फ्रंटियर, आरआईएफ नॉर्थ सेकंड और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टर ग्रुप से एग्जिट कर लिया और ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड, क्रिएशन इन्वेस्टमेंट्स और आइको क्रेडिट के स्टेक्स में रिडक्शन हुआ। जब नवंबर 2022 में आईपीओ आया उसके बाद भी वारबर्ग पिंकस सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बना रहा और ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड और आइको क्रेडिट ने अपने सारे स्टेक बेच दिए। अगर वैल्यूएशन की बात करें, इस समय फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आ रही है। इनका करंट प्राइस टू अर्निंग 6.54 पर चल रहा है और करंट प्राइस टू बुक वैल्यू 0.84 पर चल रहा है जो कि इस सेक्टर में सबसे कम है। अगर 3 साल का मीडियन प्राइस टू अर्निंग देखें तो वो 12.6 और मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो वो 2.2 देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, सिर्फ वैल्यूएशन सस्ता हो गया तो क्या हमें इनके शेयर को तुरंत बाय कर लेना चाहिए या पहले समझना चाहिए कि इनके वैल्यूएशन इतने सस्ते क्यों हो गए और शेयर प्राइस इतना क्यों गिर रहा है? तो दोस्तों, जो इनके शेयर प्राइस में इतनी शार्प गिरावट हमें देखने को मिल रही है उसके कई सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें पहला है वीक फाइनेंशियल रिजल्ट्स। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस ने Q1 FY 24-25 में 36 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया जबकि पिछले साल इसी टाइम पीरियड में 120 करोड़ का प्रॉफिट था। ये लॉस काफी फैक्टर्स की वजह से हुआ। सबसे बड़ी वजह थी बैड लोन्स के लिए ज्यादा प्रोविजनिंग। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में जब कस्टमर अपने लोन्स रिपे नहीं कर पाते हैं तो कंपनीज को अपनी बैलेंस शीट पर इन बैड लोन्स के लिए कुछ पैसे रिजर्व रखने पड़ते हैं जो प्रोविजनिंग कहलाता है। इस क्वार्टर में फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस ने बैड लोन्स के लिए काफी ज्यादा प्रोविजनिंग की जिसने उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्टली इंपैक्ट किया। सेकंड पॉइंट, पुअर एसेट क्वालिटी। दोस्तों, अगर कंपनी का ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए देखा जाए तो वो बहुत बढ़ गया है। अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो जून 2023 में कंपनी का ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए 3.2% और 0.78% था जो बढ़कर जून 2024 में 5.46% और 1.25% हो गया। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो मार्च 2024 में कंपनी का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए 2.89% और 0.77% था जो बढ़कर जून 2024 में 5.46% और 1.25% हो गया। ये बढ़ता हुआ एनपीए रेशियो दिखा रहा है कि ज्यादा बोरोवर्स अपने लोन्स को टाइमली रिपेमेंट नहीं कर पा रहे। जब लोन्स रिपेमेंट नहीं होते तो कंपनी को लॉसेस उठानी पड़ती है और उन्हें अपने बैलेंस शीट पर बैड लोन्स को कवर करने के लिए ज्यादा प्रोविजंस रखनी पड़ती है। इनका सबसे ज्यादा ग्रॉस एनपीए तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों में देखने को मिल रहा है। कंपनी ने अपने 55,000 कस्टमर को स्टेज 1, स्टेज 2 से स्टेज 3 में शिफ्ट किया जो कि ज्यादा रिस्क को दर्शाता है और इनमें से 95% कस्टमर इन 5 राज्यों से थे। बैड लोन्स का इंपैक्ट सिर्फ इमीडिएट लॉसेस तक नहीं होता बल्कि कंपनी का फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी आउटलुक भी कमजोर हो जाता है। इन्वेस्टर्स को लगता है कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो कंपनी को और ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी जिससे प्रॉफिट्स और भी गिरेंगे। ये एनपीए के राइज ने स्टॉक के प्राइस पर काफी प्रेशर डाला।
थर्ड, हाईएस्ट क्रेडिट कॉस्ट। तो दोस्तों सबसे पहले ये क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है ये समझ लेते हैं। क्रेडिट कॉस्ट वो खर्चा होता है जो किसी बैंक को अपने लोन्स पर डिफॉल्ट या बैड डेट की वजह से उठाना पड़ता है। इसका कैलकुलेशन इस बात पर आधारित होता है कि बैंक के कस्टमर्स अपने लोन्स को टाइमली रिपे कर रहे हैं या नहीं। अगर बोरोवर्स अपना लोन डिफॉल्ट कर देते हैं तो बैंक को उस लोन पर लॉस उठाना पड़ता है, जिसे कवर करने के लिए प्रोविजनिंग करना पड़ता है। ये प्रोविजनिंग कॉस्ट को ही क्रेडिट कॉस्ट कहते हैं। अगर एक बैंक की क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रही है, इसका मतलब होता है कि उनके ज्यादा बोरोवर्स अपने लोन्स रिपे नहीं कर पा रहे हैं और बैंक को उन लोन्स पर लॉस होने के लिए ज्यादा प्रोविजंस बनाने पड़ रहे हैं। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर जून 2023 की बात करें तो इनका क्रेडिट कॉस्ट उस टाइम पर सिर्फ 0.88% था, जो इस साल जून 2024 में बढ़कर 3.38% हो गया। और 21 दिसंबर 2024 को कंपनी ने कहा कि वो Q2 FY25 में 550 करोड़ तक के एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस प्रोविजंस करेंगे, जो Q1 FY25 में 348 करोड़ था। इस वजह से भी इनके शेयर प्राइस पर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। फोर्थ, मल्टीपल लेंडर से लोन लेने वाले बोरोवर्स। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के लोन्स पोर्टफोलियो का 24% उन बोरोवर से बना है जिन्होंने 5 या उससे ज्यादा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है। ये काफी बड़ी बात है, क्योंकि जब बोरोवर्स मल्टीपल लेंडर से लोन लेते हैं तो उनका रिपेमेंट बर्डन बढ़ जाता है, जिससे डिफॉल्ट होने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इस सिचुएशन को ओवर इंडेप्टनेस कहते हैं, जिसमें बोरोवर्स के पास इतना ज्यादा लोन्स हो जाते हैं कि उनके लिए टाइम पर EMI भरना मुश्किल हो जाता है। जब एक बोरोवर्स 5 या उससे ज्यादा लेंडर से लोन लेता है तो हर लेंडर को अपनी रिकवरी का रिस्क बढ़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि बोरोवर्स के पास रिपेमेंट के लिए इनकम लिमिटेड होती है। ज्यादा लोन्स लेने के बाद उनका क्रेडिट साइकिल वीक हो जाता है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस पर पड़ा, क्योंकि जब बोरोवर्स अपने लोन्स टाइम पर नहीं चुकाते तो कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA बढ़ने लगते हैं। इन्वेस्टर के लिए ये एक नेगेटिव सिग्नल होता है, क्योंकि ज्यादा NPA होने से कंपनी के प्रॉफिट्स पर नुकसान होता है और प्रोविजनिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। इस वजह से कंपनी को अपने क्रेडिट कॉस्ट का एस्टिमेशन वापस लेना पड़ा और इन्वेस्टर्स के बीच में कॉन्फिडेंस कम हो गया। इस टाइप का हाई एक्सपोजर उन बोरोवर्स के साथ होना जिन्होंने ऑलरेडी 5 या उससे ज्यादा जगह से लोन लिया है, कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के लिए रिस्क फैक्टर बढ़ा देता है। नंबर 5, डिसबर्समेंट और कलेक्शन एफिशिएंसी। तो दोस्तों डिफॉल्ट रिस्क के बढ़ने के बाद फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस ने अपनी 104 ब्रांचेस में डिसबर्समेंट को रोक दिया है और कस्टमर ऑनबोर्डिंग के क्राइटेरिया को भी टाइटन किया है। इस वजह से इंक्रीमेंटल डिसबर्समेंट ग्रोथ पर भी असर पड़ने की उम्मीद है। डिसबर्समेंट कम करना इसलिए जरूरी था क्योंकि कंपनी को लग रहा था कि बोरोवर्स के डिफॉल्ट करने का रिस्क बढ़ रहा है। कंपनी की कलेक्शन एफिशिएंसी 96.3% तक गिर गई, जो पिछले क्वार्टर में 98.3% से कम है। इस गिरावट का मतलब है कि कंपनी का रिपेमेंट कलेक्शन सिस्टम ग्राउंड लेवल पर कमजोर हो रहा है, जो लेंडिंग इन्वायरमेंट के लिए एक नेगेटिव सिग्नल है। इनक्रेड इक्विटीज के अनुसार कंपनी पहले से ही कंसंट्रेशन रिस्क फेस कर रही थी और ये रिस्क अब भी बना हुआ है, क्योंकि टॉप 5 स्टेट्स का शेयर टोटल लोन पोर्टफोलियो में 70.4% है। अगर इन राज्यों में बोरोवर्स डिफॉल्ट करते हैं तो कंपनी के लिए लॉसेस और बढ़ने के चांसेस हैं। 6, वीक कस्टमर एडिशन। इनक्रेड इक्विटीज ने हाईलाइट किया है कि पिछले कुछ क्वार्टर से कस्टमर लेवल डाटा में दिख रहा एडवर्स ट्रेंड को लेकर उनकी चिंताएं बरकरार हैं। जून क्वार्टर में फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस ने 90,000 बोरोवर्स ऐड किए, जो मार्च क्वार्टर के 80,000 बोरोवर्स से थोड़ा ज्यादा है। लेकिन FY24 में कंपनी ने टोटल 3,30,000 नए कस्टमर ऐड किए, जो FY23 के 8,10,000 एडिशन के मुकाबले काफी कम है, जो डिसअपॉइंटमेंट का कारण है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि इंक्रीमेंटल डिसबर्समेंट ग्रोथ लार्जली लोन टिकट साइज के बढ़ने से हो रही है, यानी नए बोरोवर्स की बजाय एग्जिस्टिंग बोरोवर्स को ज्यादा लोन दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी कमजोर हो रही है और कंपनी का डिसबर्समेंट ग्रोथ काफी लिमिटेड हो सकता है अगर नए बोरोवर्स नहीं जुड़ते। 7, ब्रोकरेज डाउनग्रेड्स। ब्रोकरेज डाउनग्रेड्स का मतलब है कि जो फाइनेंशियल एनालिस्ट और एक्सपर्ट स्टॉक को रेट करते हैं, उन्होंने फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया है, यानी उनका रेटिंग बाय या होल्ड से सेल तक गिरा दिया है। इसका एक मेजर रीजन ये है कि कंपनी की एसेट क्वालिटी वीक है, जो फ्यूचर में और ज्यादा बैड लोन्स या डिफॉल्ट का रिस्क दिखाती है। इन्वेस्टर्स के लिए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। जब बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस स्टॉक को डाउनग्रेड करते हैं तो मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट स्प्रेड हो जाता है। इस डाउनग्रेड के बाद मार्केट में ये परसेप्शन बन गया कि नियर टर्म फ्यूचर में कंपनी के अर्निंग्स और स्टॉक प्राइस दोनों अंडर प्रेशर रहेंगे। तो दोस्तों हमें ये तो समझ में आ गया कि कंपनी का स्टॉक किस वजह से गिर रहा है। अब आइए समझ लेते हैं कि कंपनी इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या स्टेप्स ले रही है, जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया, जिसमें पहला है डिसबर्समेंट को कैलिब्रेट करना। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस ने अपने डिसबर्समेंट प्रोसेस को एडजस्ट किया है। उन्होंने 104 ब्रांचेस में नए लोन्स का डिसबर्समेंट रोका है। ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि कुछ रीजन्स में ओवर लेवरेजिंग का इश्यू ज्यादा था और कंपनी ये इंश्योर करना चाहती थी कि नए लोन्स उन कस्टमर को ना दिए जाएं जो पहले से ही ज्यादा लोन्स ले चुके हैं। नंबर 2 है कस्टमर ऑनबोर्डिंग
क्राइटेरिया को टाइटन करना। उन्होंने अपने कस्टमर ऑनबोर्डिंग रूल्स को और स्ट्रिक्ट बनाया है। इसका मतलब ये है कि अब नए कस्टमर को ऑनबोर्ड करते वक्त ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज फॉलो की जाएगी, जैसे कि उन कस्टमर को अवॉइड करना जिन्होंने ऑलरेडी ज्यादा लोन्स लिए हैं, स्पेशली जो 4 या उससे ज्यादा लेंडर्स के साथ इन्वॉल्व है। 1 अगस्त 2024 से जो कस्टमर 30 दिन के डीपीडी डेज पास्ट ड्यू में है, उन्हें अब ऑनबोर्डिंग के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस स्टेप का पर्पस ये इंश्योर करना है कि सिर्फ फाइनेंशियली स्टेबल कस्टमर को ही लोन दिया जाए। नंबर 3, कलेक्शन टीम को मजबूत करना। कलेक्शन प्रोसेस को सुधारने के लिए कंपनी ने अपनी कलेक्शन टीम को और भी स्ट्रांग बनाया है। 100 से ज्यादा नए लोगों को कलेक्शन टीम में ऐड किया गया है। टेलीकॉलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड किया गया है, जिससे कि डिफॉल्टिंग कस्टमर से कॉन्टेक्ट किया जा सके और टाइमली रिकवरी की जा सके। ये स्टेप्स कस्टमर के पेमेंट्स डिले और डिफॉल्ट्स को रोकने में मददगार होंगे। नंबर 4, इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स का रीअलाइनमेंट। उन्होंने फील्ड ऑफिसर्स के इंसेंटिव्स को कलेक्शन के साथ अलाइन किया है। इसका मतलब ये है कि अब कंपनी का फोकस सिर्फ नए लोन्स देने पर नहीं, बल्कि एग्जिस्टिंग लोन्स की रिकवरी और कलेक्शन पर भी है। फील्ड ऑफिसर्स को ज्यादा एफिशिएंटली कस्टमर के साथ डील करने के लिए ट्रेन किया गया है। नंबर 5, क्लाइंट लोड रैशनलाइजेशन। फील्ड ऑफिसर्स आरओज के ऊपर लोड कम करने के लिए कंपनी ने कस्टमर का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। पिछले कुछ महीनों में एक आरओ के पास मैनेज करने वाले कस्टमर्स की संख्या 550 से घटाकर 450 तक कर दी गई। इस रैशनलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि हर आरओ अपने क्लाइंट के साथ ज्यादा इफेक्टिवली इंगेज कर सके और बेटर कलेक्शन हो। देवेश सचदेव ने काफी कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि Q3 तक सिचुएशन में इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। उन्होंने कहा है कि ये इंप्रूवमेंट कंपनी के इंटरनल मेजर्स और इंडस्ट्री लेवल रिफॉर्म दोनों की वजह से होगा। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि पिछले 2-3 महीने टफ रहे हैं और कुछ रीजन्स में इकोनॉमिक स्लो डाउन और ओवर लेवरेजिंग के वजह से कलेक्शन में प्रॉब्लम हुई है, लेकिन कंपनी ने जल्दी से इस इश्यूज को आइडेंटिफाई करके करेक्टिव एक्शन लिए हैं। ये कदम अब अपने रिजल्ट्स देने लगेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी अब स्टेक होल्डर्स के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करने पर ध्यान दे रही है। तो दोस्तों अब आ जाइए पहले उनकी बात कर लेते हैं जो इस स्टॉक में ऊपर के लेवल से फंसे हुए हैं। तो दोस्तों अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, इसको बाय या सेल रिकमेंडेशन ना समझिएगा। तो पहले आप ये डिसाइड करें कि आपने ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए लिया था या लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, मतलब 3 से 5 सालों के लिए, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो अभी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। अब सवाल है कि जिनको फ्रेश बाइंग करनी है तो वो क्या करें। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इस समय कंपनी की वैल्यूएशन बहुत अच्छी लग रही है और कंपनी अपनी हाई से लगभग 68% करेक्ट भी हो चुकी है। तो मैं इस समय अपनी कैपेसिटी के अनुसार इस स्टॉक को धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहूंगा। दोस्तों ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन इससे अलग भी हो सकता है। आप जो भी डिसीजन लीजिए अपने ओन रिसर्च या किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में लीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। इससे मुझे और भी अच्छे वीडियोज बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।